तो नमस्कार। गौरव करें गुड मॉर्निंग। सिंह सोरेन, विकास यादव, आदित्य सिंह, जतिन, विशाल, कपिल, नवनीत कुमार चौधरी, सबको नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आराध्या शुक्ला कह रही है कि मेरा अभिनंदन स्वीकार करें कलिया जी। जतिन कुमार कह रहे राधे राधे, विशाल करें गुड मॉर्निंग, अभिषेक कुमार करें नमस्ते सर नमस्ते। बड़े बड़े ठीक है भाई, मेरा छेकाने वाली है, क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी। सॉरी, चलो आज क्लास करते हैं शुरू। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। एक साइंटिस्ट है भाई पास्कल, उसके नाम पर है ये। जो प्रेशर है, दाब, उसकी ऐसा यूनिट पास्कल होती है। अगर आपसे पूछे कि प्रेशर दाब किसमें नापते हैं, तो प्रेशर की एसएन क्या होती है, पास्कल। तो पास्कल के नाम पे एक लो है, पास्कल का नियम कहते हैं उसे। तो सबसे पहले तो पास्कल का नियम तो पढ़ेंगे ही। पहले आप ये देखो कि पास्कल का नियम कहाँ यूज होता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि पास्कल के नियम के ऊपर क्या चीज आधारित है, तो उसका ध्यान रखना। अगर कहीं पे आपको हाइड्रोलिक शब्द दिख जाए, हाइड्रोलिक, जैसे गाड़ी में हम ब्रेक लगाते हैं, हम कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, या बहुत भारी भारी चीज उठाने के लिए यूज करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक शब्द कहीं दिख गया तो समझ जाना कि वहाँ पे पास्कल का नियम काम कर रहा है। तो पास्कल का नियम यूज किया था हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक ब्रेक। हिंदी में नाम इनका यही है, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक, अब ये पास्कल का नियम है क्या, और एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। तो पहले हम आते हैं पास्कल के लॉ पर, पास्कल के नियम पर। इसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे पास्कल के नियम की। फिर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि पास्कल का लॉ जो है, हमारे गाड़ियों में जो ब्रेक लगते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, वहाँ पे पास्कल का लॉ कैसे काम करता है। ठीक है, देखो इस मैंने एक कंटेनर लिया है, ठीक। अभी हमारे पास में एक कंटेनर है, और इसके ऊपर मैंने पिस्टन लगा रखी है, पिस्टन लगी हुई है। पिस्टन समझते हैं ना, जैसे कि इंजेक्शन में नहीं होता, इंजेक्शन में जो पीछे की तरफ होता है, हम अंदर बाहर को चलाते हैं, या पिचकारी में होता है, उसे कहते हैं पिस्टन। इसे मूव कर सकते हैं, यहाँ से मैं पकड़ के अंदर को दबा सकता हूँ। और तो पास्कल साहब ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि मान लो किसी कंटेनर में ये कोई फ्लूइड, कोई द्रव भरा हुआ है। फ्लूइड में आप लिक्विड ले लो या गैस, मैंने आपको बता रखा है। तो मान लो इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, या कोई तेल भरा हुआ है, या कोई गैस भरी हुई है, तो होगा क्या, अब इस कंटेनर में जो पिस्टन है, इस पिस्टन को पकड़ के अंदर को पुश करोगे, दबाओगे, यानी कि आप इस अंदर जो तेल भरा है, पानी भरा है, सबसे पिचकाना चाह रहे हैं। तो मान लो कि आपकी जो पिस्टन है वो यहाँ पर आ गई, आपने इसे अंदर की तरफ को दबाया, अंदर की तरफ को। देखो होगा क्या, जब इस पिस्टन को यहाँ से पकड़ के अंदर को ऐसे दबाओगे, धक्का मारोगे, तो अंदर जो तेल भरा हुआ है वो सब पिचका रहे हो, दबा रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो। तो इन्होंने कहा हमारे से कि जो पास्कल साहब है कि अगर आप किसी फ्लूइड, किसी द्रव के एक हिस्से पर कुछ दाब डालेंगे, जैसे मैंने इस पिस्टन को पकड़ के जो है अंदर को दबा रहे हैं, जो पिस्टन है जो अंदर की तरफ दबाएंगे, यहाँ से नीचे की तरफ पुश करेंगे, लिक्विड को दबाएंगे, तो मान लो यहाँ पे कुछ प्रेशर लगा पी, या 100 पास्कल का प्रेशर मान लो, तो हल्का सा आपने पिस्टन को अंदर करा, हल्का सा अंदर करते ये वाला हिस्सा जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये अंदर की तरफ पुश करेगा, ये अंदर वाले तेल को दबा देगा। तो इसने यहाँ पे प्रेशर लगाया मान लो कि 100 पास्कल का प्रेशर, तो वही प्रेशर इक्वली समान रूप से लगातार आगे बढ़ता रहेगा। यानी यहाँ पे आपने दबाया 100 पास्कल प्रेशर से, तो यहाँ लिक्विड आगे दबाएगा 100 पास्कल से, ये फिर आगे प्रेशर पहुंचेगा 100 पास्कल का, आगे पहुंचेगा 100 पास्कल का, ऐसे लगातार समान रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी किसी भी द्रव के, किसी भी फ्लूइड के एक हिस्से को जब पुश करते हैं, एक हिस्से को कुछ प्रेशर से दबाते हैं, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करता है, समान रूप से आता है। इतना बड़ा कंटेनर भी है, इसमें पूरा तेल भरा हुआ है, इधर वाले हिस्से को हल्का सा धक्का मारा, 10 पास्कल से दबाया, वही 10 पास्कल प्रेशर आगे वाले लिक्विड को दबाएगा, 10 पास्कल अगले वाले को, 10 वाले को, यानी हर हिस्से तक 10 पास्कल का प्रेशर पहुंचेगा। यह पास्कल का नियम। इसी को अगर ध्यान रखो, अभी आप होली वाली है, होली पे आप इसी तरह साफ साफ देख पाएंगे। जैसे मान लो कि आपकी पिचकारी है ना, और ये पिचकारी मीटर पीछे की तरफ जो है, ये आपकी पिचकारी है पीछे की तरफ को, ये पिस्टन है ना जिसे आप पिचकारी खेलते हैं से। अब अंदर मान लो कि यहाँ पे कोई आपने रंग बिरंगा पानी रखा है, कलरफुल पानी। अब आपको देखो कि पास्कल का नियम आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब आपने देखोगे जैसे पिचकारी को ऐसे पकड़ के हल्का सा ही पुश करेंगे, हल्का सा ही, यानी आपकी जो पिचकारी है वो थोड़ी सी, ये जिसकी वाल है थोड़ी सी आगे बढ़कर यहाँ पहुंचेगी। तो आपने अपनी पिचकारी को हल्का सा पुश किया, हल्का सा पुश करती, लेकिन तुरंत यहाँ से पानी निकल जाता है। ऐसे कैसे हो रहा है भाई, आपने तो ये जो आपकी वाल है प्लास्टिक की है, या मान लो कि स्टील की पिचकारी, तो उसकी होगी, चमड़े की होगी। अब जैसे हल्का से आगे की तरफ पुश करोगे, धक्का मारोगे, तो आपने तो सारे पानी को पुश किया, लेकिन यहाँ से पानी कैसे निकला। तो होता है कि जैसे पिचकारी को ऐसे पकड़ के पुश करते हैं, यहाँ ये वाल जो है इधर वाले पानी पर धक्का मारते पुश प्रेशर डालेगी, उतना ही प्रेशर आगे वाले पानी पहुंचेगा, उतना ही प्रेशर आगे वाले पर, उतना ही आगे वाले पर, उतना ही आगे वाले पर, और करते करते यहाँ वाला पानी आगे तरफ धक्का लगेगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब इंजेक्शन लगाता है, उस इंजेक्शन में दवाई भरी हुई है, वो पीछे से पुश करता है, वो आगे से सुई से क्यों निकल के दवाई, क्योंकि दवाई से पुश करेगा, ये दवाई आगे वाले को पुश करेगी उतनी प्रेशर से, वो वाले को पुश करेगी उतनी प्रेशर से, करते 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 जो सबसे आगे वाला जो हिस्सा होगा वहाँ पर भी दाब लगेगा। तो ये पिचकारी में लगातार जो है पीछे वाले लिक्विड को दबाओ, आगे से लिक्विड निकल जा रहा है, उसकी वजह ये है। ऐसा नहीं होता कि पिछले लिक्विड को दबाओगे तो केवल प्रेशर नहीं पे लगेगा, यहीं के ही पानी जो पिछड़ जाएगा और आगे वाले फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हुआ करता कि मान लो कि ट्यूब में पानी भरा हुआ है और आपने इधर वाले पानी को धक्का मारा, बस इधर वाला पानी पिछड़ गया और आगे वाले को पता भी नहीं, तो बड़ी समस्या होती। फिर तो आपको करना पड़ता है पिस्टन को पूरा पूरे दबा के हाथ लेके आते, तब शायद पानी बाहर निकल जाता। अभी का एक पिचकारी पुश करेंगे, ये वाले पानी को पुश करेगा, ये वाले को बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि किसी फ्लूइड के, किसी तरफ के एक हिस्से पर लगाया गया था, उस द्रव में समान रूप से आगे की तरफ को संचारित होता बढ़ता जाता है। ये किसका नियम है, पास्कल का। ये इसी बात को ऐसे पूछेगा कि किसी कंटेनर में फ्लूइड भरा हो, उसके एक हिस्से में दाब लगाते हैं, तो ऑप्शन देगा कि दाब लगातार आगे जाकर कम होता जाएगा, दाब लगातार बढ़ता चला जाएगा, दाब समान रूप से ही ट्रांसमिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक हिस्से पर प्रेशर लगाएंगे ना, तो प्रेशर लगातार घटता है ना लगातार बढ़ता है, इक्वली ट्रांसमिट होगा, समान रूप से आगे बढ़ेगा। हर हिस्से में पूरे कंटेनर में जहाँ पर भी फ्लूइड होगा, हर हिस्से पर उतना ही प्रेशर पहुंचेगा जितना आपने एक हिस्से पर लगाया था। इसी बात को ध्यान रखते हुए जैसे इंजेक्शन समझ लो कि असम उसके दवाई बाहर आ गई, या पिचकारी समझ लो यहाँ से पानी पुश किया बाहर आ गया, ये सब पास्कल के नियम पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे द फ्लूइड, सॉरी द प्रेशर, हिंदी में दोनों लिखेंगे, द प्रेशर अप्लाइड at any part of a fluid, the pressure applied at any part of a fluid equally transmits at each part of that fluid। हिंदी में लिखेंगे किसी द्रव के एक हिस्से पर लगाया गया दाब
उस दर में समान रूप से संचारित होता है। छोटे स्टेटमेंट जाना ना कि जो किसी तरह के एक्सेल लगाएगा दाब उस दर में समान रूप से संचालित होता है। बच्चे अपना ऑप्शन फिल करके सोचते हैं कि किसी प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर आगे बढ़ते कम होता चला जाता होगा, ये बढ़ता चला जाता होगा, इक्वली ट्रांसमिट होता है। ये पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम पे काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक एग्जांपल मैं आपको समझा भी देता हूं कि थोड़ा सा और कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है कैसे काम करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से पिचकारी वाला और इंजेक्शन वाला के हिसाब समझ गए होंगे। ठीक है, देखो सेवा लिखेंगे, स्टेटमेंट जो लिखना है इसकी। नबोध कुमार, आदर्श तिवारी, नितेश, अंजना बंसल, दामोदर यादव जी, सुधांशु। बच्चे मैं देख रहा हूँ 8 बजे वाली क्लास में 8 बजे 10 मिनट 8 बज के 13 मिनट पर गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, है ना। जैसे आप क्लास में आते हो कितने बजे आपका इस बैच में एंट्री हुई और कितने बजे आपका कमेंट आया, इवन सेकंड सही आ जाता है यहाँ पे, तो क्लास में टाइम से आया करो। अब देखो एक हम एग्जांपल लेते हैं। एक बार आपकी गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या ध्यान समझना। तो ये जो है हमारा, ये हमारा ब्रेक बॉक्स है। ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पे आप गाड़ी चलाते हो तो यहाँ हिस्से को ऐसा आप पैर रखोगे और अंदर की तरफ पुश करोगे। ये वाला हिस्सा है ना, ये मूवेबल पिस्टन है, अंदर बाहर जा सकती है। ये वाला हिस्सा बेटा जब आप यहाँ से, ये तो हिस्सा जहाँ आप पैर रखते हो ब्रेक पर और पुश करते हो अंदर को, तो सब दबाते हो ना, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये वाला हिस्सा जो है वो है जो टायर पर जाकर फंसता है। ठीक है, अब हमारे पास में ये एक ब्रेक बॉक्स है, इसके अंदर भरा होता है ऑयल। ब्रेक ऑयल नाम सुना आपने, तो यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है। तो यहाँ पे तेल भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। ये पूरा ब्रेकिंग सिस्टम मैंने आपके सामने बना दिया। ब्रेकिंग सिस्टम में क्या बीच में ऑयल भरा होगा, एक हिस्सा वो है जहाँ पर आप अपना पैर रखो के दबाओगे, एक हिस्सा वो है जो टायर पर जाकर फंसेगा। अब मेरे ध्यान देखना, जैसे मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड पहुंच गई 60-70 और आपको ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ी। मान लो तो गाड़ी आपको साइड में रोक रही है, कोई अचानक से सामने आ गई या कोई सामने ट्रक आ गया, आपको लाइन चेंज करनी है, आपको ब्रेक लेना है ना। तो जैसे ब्रेक लोगे, यहाँ पे अपना पैर को गाड़ी चला रहे हैं, पुश करोगे तो अपने सलीसे पे रखा, इस अंदर की तरफ धक्का दिया, तो मान लो यहाँ से आपने P1 प्रेशर लगाया। तो आपको पता है कि जैसे आप इस वाले हिस्से को पुश करोगे तो जो अंदर तेल भरा हुआ है उस तेल को दबाएगा, पिचकाएगा। अब इस वाले हिस्से में मैंने पैर रखे और इसे पुश किया, तो जिसने क्या किया, ये तेल को पिचकाना शुरू किया। आपको पता है कि जैसे ही पिस्टन अंदर की तरफ जाएगी, जैसे पिचकारी में हुआ था, इस वाले हिस्से पर कुछ प्रेशर लगा, तो पास्कल साहब ने हमें क्या पढ़ाया, अभी हमने क्या पढ़ा, पास्कल ने क्या बताया कि किसी द्रव के एक हिस्से पर जो दाब लगेगा वो दाब इक्वली आगे बढ़ेगा। तो अब जैसे इस वाले तेल को दबाओगे जो उसके नजदीक वाला है तो उतना ही प्रेशर आगे भी पहुंचेगा, फ्लूइड के हर हिस्से पर उतना ही प्रेशर पहुंचेगा। जो तेल है हर हिस्से पर उतना ही दाब लगेगा। बट जो इधर वाला जो सिरा है इस पर कितना प्रेशर लगेगा, ये वाला, तो इधर भी मान लो प्रेशर पहुंचा P2 और हमें पता है कि P1 P2 तो बराबर होंगे। हमें पता है कि मैंने इस वाले सिरे को कुछ प्रेशर से दबाया तो उतना ही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करेगा। तो ये वाला हिस्सा जो जाके टायर पर फंस जाएगा, जो टायर को जकड़ेगा, इस पर भी उतना ही प्रेशर पहुंचेगा। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। तो यानी कि जो आपने प्रेशर दिया है, प्रेशर P1 देते हुए फोर्स आपने लगाया पैर से F1 और इसका एरिया है A1। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा टायर पे वो मान लो कि F2 है और एरिया यहाँ का ज्यादा है, वो कितना है A2। अब एक चीज समझो, यहाँ बड़े ध्यान से, अब यहाँ गेम समझ आएगी कि जब आपने पैर रखकर इस ब्रेक को दबाया था तो मान लो कुछ समय आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, तो आपने अपने पैर से फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। यहाँ का एरिया कम है, मान लो यहाँ का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला सिरा जो जाके टायर पे फंसेगा वहाँ कितना फोर्स लगेगा ये मुझे निकालना है। यहाँ का एरिया कम है, यहाँ का एरिया ज्यादा है, तो मान लो यहाँ का एरिया जो है वो मान लो कि भाई कुछ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे एग्जांपल के तौर पर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 5 से कटेंगे तो 16 हो गया, 16 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा 1600 न्यूटन। अब यहाँ गेम समझना, आप एक देखो, आपने पैर अपने यहाँ पर रखा था, अपना पैर यहाँ रखते समय आपने जैसे ब्रेक को दबाया था तो केवल कितना फोर्स लगाया पैर से 100 न्यूटन का, मात्र 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। लेकिन ये वाला सिरा जब पैर पर जाकर फंसेगा तो आपको कितना फोर्स लगेगा 1600 न्यूटन। यानी हम जब गाड़ी में ब्रेक लगा रहे होते हैं, हम अपने पैर से जो फोर्स दे रहे होते हैं उससे कई गुना ज्यादा फोर्स जाकर टायर पर लगता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम ऐसे काम करता है कि जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, आपने पैर रखा और आपको लगता है कि मेरा पैर तो अंदर का पैर है, जैसे मैंने अपना पैर रखा ब्रेक पे और मैंने खींच के ब्रेक मारे तो उतनी ताकत से गाड़ी नहीं रुक रही। अब जैसे ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा कि भाई जैसे आपने ब्रेक लगाया तो एक तो आप इंजन से ताकत मिल रही है रुकेगी, आपने ब्रेक लगाया और ये वाला सिरा जाकर वहां पे फंसेगा टायर पर, तो होगा क्या कि जितना फोर्स आपने यहाँ से लगाया 100 न्यूटन का, लेकिन वहां फोर्स कितना लगा 1600 न्यूटन। इतने गुना ज्यादा जो फोर्स बढ़ रहा है, इतने गुना ज्यादा वो पास्कल के नियम की हेल्प से बढ़ रहा है। क्योंकि हमने क्या देखा कि जब मैं पैर करने को पुश करूंगा तो जितना दाब मैं यहाँ से लगाऊंगा P1 मान लो लगाया और यहाँ पे प्रेशर पहुंचा P2, ये दोनों प्रेशर सेम ही होंगे क्योंकि पास्कल ने हमें बताया कि किसी फ्लूइड को किसी द्रव को जितने दाब आप लगाएंगे वही दाब लगातार आगे ट्रांसमिट करेगा इक्वली। ये तो पढ़ा मैं सुबह क्लास में आके, तो ये प्रेशर जितना यहाँ लगाया उतने प्रेशर यहाँ पहुंचेगा, तो P1 P2 के बराबर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो P1 प्रेशर देते समय आपने फोर्स लगाया था F1 और एरिया मान लो यहाँ A1 है, यहाँ कितना फोर्स लगेगा F2, एरिया यहाँ पे ज्यादा है, तो फोर्स मैंने मान लिया कि आपने 100 न्यूटन लगाया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, तो यहाँ कितना फोर्स पहुंचेगा मुझे निकालना है, यहाँ का एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे 16 किया तो 1600 आ गया। एक एग्जांपल लिया कि मान लो कि आपने 50 न्यूटन का बल लगाया, एरिया को छोड़ ले लो तो कितना फोर्स पहुंचेगा आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि पास्कल का जो नियम है, पास्कल का जो लो है वो कहाँ पे काम करता है, पास्कल का लो काम करता है जहाँ पर हमें हाइड्रोलिक शब्द पेपर में लिखा हुआ दिख जाए, तो पेपर में जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, फलाना चीज, हाइड्रोलिक शब्द जहाँ पर भी आ गया वो सब किस पे काम करते हैं, पास्कल के नियम पे। पास्कल के नियम की स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ी थी कि किसी फ्लूइड के एक हिस्से को जितने प्रेशर से दबाएंगे उतना ही प्रेशर लगातार आगे ट्रांसमिट होता जाएगा, एक हिस्से पर लगाया दाब समान रूप से आगे की तरफ बढ़ता है, और इस चीज को हमने कहाँ देखा, ब्रेकिंग सिस्टम में। ठीक है, तो छोटी मोटी दो तीन चीजें देखी, तो पास्कल के नियम की स्टेटमेंट और वो हाइड्रोलिक शब्द वाला याद रखना। ठीक है, अब लिखेंगे बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। छोटा बर्नौली थ्योरम जो है तो बहुत बड़े से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि बर्नौली थ्योरम का हम यूज करके किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर बर्नौली की थ्योरम क्या है वो कैसे एक्सप्लेन करेगी, फिर हम एग्जांपल भी चेक करेंगे। ठीक है, देखो बर्नौली की थ्योरम से आप कई बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़े दिनों के बाद जब अप्रैल के आसपास का महीना आएगा, आप देखना कई बार आंधी आती है अप्रैल मई के महीने में, आंधी चलेंगी है ना, तो आंधी जब तूफान चलते हैं तो जो मकान की जो छत होती है, मतलब किसी के मकान की छत छप्पर पड़ा हुआ है या टीन की छत उड़ जाती है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक पेपर में उसने क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ आंधी तूफानों में मकान की छतें उड़ जाती हैं, इसे हम किससे समझा सकते हैं, तो मैं भी आपको बताऊंगा बर्नौली की थ्योरम से समझा सकते हैं आंधी तूफानों में जो मकान की छतें उड़ती हैं। दूसरा अभी समझाएंगे एग्जांपल देकर, एक बताया रनवे पे प्लेन भागा भागते भागते प्लेन अचानक से उठता है, उसको उठाने में कौन सी थ्योरम काम करती है, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय काम करती है किसी एरोप्लेन को उठाने में। तीसरा हमारे से पूछता है
कि जैसे मान लो कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो जब अगर बहुत ही तेज ट्रेन कोई वहाँ से गुजर रही हो तो कहते हैं कि ट्रेन से थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए। अगर आप बहुत ही नजदीक खड़े हो जाएंगे प्लेटफॉर्म पर और ट्रेन बहुत ही स्पीड से आपके आगे से गुजरे तो चलती ट्रेन अपनी तरफ को खींच लेती है। इसलिए मेट्रो स्टेशन पर लिखा भी होता है कि कृपया पीली लाइन से पीछे खड़े हो। वहाँ प्लेटफॉर्म पर एक लाइन बनी होती है पीले रंग की, येलो कलर की, कहते हैं पीछे खड़े हो। तो तेज चलती ट्रेन अपनी तरफ को कैसे खींच लेती है उससे भी हम बर्नौली की थ्योरम से समझ सकते हैं। और जो बॉल स्विंग होती है, इन स्विंग आउट स्विंग, बॉल का स्विंग करना भी हम समझ सकते हैं बर्नौली थ्योरम से। तो वाले हम बर्नौली की थ्योरम में जो है उससे हम क्या समझ सकते हैं। पहले हम लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज का उठना, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज का उठना। सेकंड, ब्लोइंग ऑफ रोप्स इन स्टॉर्म, तूफान में मकान की छतों का उठ जाना। तूफान में मकान की छतों का उठना। ब्लोइंग ऑफ रोप्स इन स्टॉर्म, तूफान में मकान की छतों का उठना। लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज का उठना। तीसरा, अट्रैक्शन ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन, तेज चल रही ट्रेन का अपनी तरफ को खींच लेना। और स्विंग ऑफ बॉल, बॉल का स्विंग करना। ये चारों बातें जो हम बर्नौली की थ्योरम से समझ सकते हैं। पहले समझेंगे बर्नौली की थ्योरम है क्या और बर्नौली की थ्योरम से ये बातें कैसे एक्सप्लेन की जाएंगी। एक बार चार एग्जांपल लिख लेंगे कि बर्नौली की थ्योरम किस किस बात को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जा सकती है कि एरोप्लेन का उठना हो, है ना, मकान की छतों का उड़ जाना हो, तूफान में तेज चल रही ट्रेन का अपनी तरफ को खींचना हो, या बॉल का स्विंग करना हो। ये सब बर्नौली की थ्योरम के हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो अब बर्नौली थ्योरम कहती क्या है, अब आओ बेटा। बर्नौली की जो थ्योरम है ये हमारे से बताती है बर्नौली की थ्योरम कि अगर फ्लूइड जो है, द्रव, फ्लूइड मैंने कहा लिक्विड गैस कोई भी ले लो, पानी ले लो, हवा ले लो, लिक्विड गैस कोई सा एग्जांपल, अगर स्पीड ऑफ फ्लूइड, द्रव की चाल बहुत ज्यादा हो, मान लो कि बहुत तेज हवा चल रही हो या बहुत तेज पानी फ्लो कर रहा हो, तो तेज चल रहा हवाएं या तेज चल रहा पानी एक लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र क्रिएट करती है। तो बर्नौली साहब ने क्या बताया कि अगर स्पीड ऑफ फ्लूइड अगर द्रव की चाल बहुत तेज हो, द्रव बहुत तेजी के साथ भाग रहा हो बहुत तेजी से, तो लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र पैदा करेगा, लो प्रेशर। तो अगर कोई आपसे कहे, बर्नौली साहब ने क्या बताया हमें कि तेज चल रही हवाएं या तेज लो प्रेशर क्रिएट करता है कम दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर। तो अगर पेपर में कभी आ जाए कि तेज चल रही हवाएं कैसा प्रेशर क्रिएट करती हैं, लो, अगर किसी पाइप में पानी फ्लो कर रहा है तो जिस पॉइंट पर पानी की स्पीड सबसे ज्यादा है वहां सबसे कम प्रेशर लगेगा। लेकिन अगर स्पीड ऑफ फ्लूइड, हवाओं की चाल या द्रव की चाल कम है, पानी या हवाएं धीरे धीरे चल रही हैं बहुत ही आराम से, अगर द्रव की चाल जो है अगर वो स्लो हो, धीरे हो, तो हाई प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, हाई प्रेशर, उच्च दाब, ठीक है। तो हाई प्रेशर, अगर फ्लूइड बहुत ही तेजी के साथ चल रहा हो तो लो प्रेशर क्रिएट करता है, धीरे धीरे चल रहा हो, एरो नीचे वाला की स्पीड कम हो, अगर फ्लूइड की द्रव की चाल स्लो है तो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, तेज चल रहा है तो लो प्रेशर क्रिएट करेगा। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बताना क्या चाह रहा है। इस हम एक दो एग्जांपल देखेंगे तो आपको गेम समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पहले लिखना भाई सब बच्चे लैंग्वेज में कि अगर फ्लूइड की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ फ्लूइड, द्रव की चाल, द्रव यानी कि लिक्विड गैस बहुत तेज भाग रहे हैं तो कम दाब पैदा करेंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं, फ्लूइड की स्पीड कम है तो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल समझने के लिए आंधी तूफानों में जो मकान की छतें उड़ जाती हैं, ये वाला एग्जांपल समझते हैं, पूरा गेम समझ जाओगे। बेटा मान लो कि किसी का मकान है, ये टीन की छप्पर की छत है, ठीक है, जो मकान है इसके अंदर ये विंडो लगी हुई है, ठीक है। अब देखो बेटा मान लो कि तूफान आया, तूफान आने का मतलब है कि छत के ऊपर तेज हवा चल रही है, पूरी स्पीड से हवा है। तूफान का मतलब ये होता है जब तूफान आएगा तो बहुत तेजी के साथ में हवा चल रही होगी, बहुत तेज। अभी मैंने आपको बताया कि जब हवा तेज चलती है, कोई लिक्विड तेज चलता है, जब फ्लूइड की द्रव की चाल तेज होती है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब तूफान चलेगा तो आपके मकान की जो छत है उसके ऊपर एक लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र पैदा हो जाएगा, लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र पैदा हो गया। लेकिन बेटा अंदर जो हवाएं हैं, कमरे के अंदर थोड़ी तूफान चल रहा है, कमरे के अंदर तो शांत हवाएं हैं, यहाँ पे कैसा प्रेशर होगा, धीरे चल रही हवाएं मैंने आज बताया कि हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, उच्च दाब। आप ये समझो कि अभी आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, ये मान के चलो किस कमरे के ऊपर तूफान चल रहा है, बाहर तूफान आया हुआ है, तो अपनी छत को देखो सब बच्चे, अभी जो छत आपको दिख रही है इसके ऊपर मान लो कि बहुत हवा चल रही है तो छत के ऊपर लो प्रेशर बन गया, तेज चल रही हवाएं लो प्रेशर क्रिएट करती हैं। लेकिन छत के नीचे आप बैठे हैं, यहाँ पे हवाएं शांत है, हाई प्रेशर है। जब तूफान आता है तो एक माहौल क्या बनता है कि छत के ऊपर हवाएं चलने से लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र, नीचे हवाएं शांत है तो हाई प्रेशर, तो तूफान आएगा तो छत के नीचे हाई प्रेशर होगा, ऊपर लो प्रेशर होगा। और आप सबको पता है कि हवाओं की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागने की। तो होगा क्या कि जब छत के ऊपर एक लो प्रेशर बना हुआ है, छत के नीचे हाई प्रेशर बना हुआ है, तो कमरे की जो हवा है ना वो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएंगी, लो प्रेशर को भरने के लिए। तो जब तूफान आएगा तो कमरे के नीचे की जो हाई प्रेशर, जो नीचे हाई प्रेशर बना हुआ है और छत के ऊपर लो प्रेशर बना हुआ है, तो कमरे के अंदर की हवाएं होंगी वो लो प्रेशर की तरफ भागने की कोशिश करेंगी। और क्या करेंगी, तो लो प्रेशर की तरफ भागने की कोशिश करेंगी, तो अपनी ताकत से क्या करेंगी, जब हवा ऊपर की तरफ उठेंगी धक्का मारेंगी छत पे और तेज छत को उठा भी देंगे। छत ऊपर की है, टीन विन की है, इसलिए आप देखना जब तूफानों में किसी मकान में ऐसे फंस जाएं या टीन की छत हो तो वहां पे ऐसा हो जाती है, धप 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 लगातार धड़क की आवाज आती है, क्योंकि छत के ऊपर लो प्रेशर बना हुआ है, नीचे हवाएं शांत हाई प्रेशर है, नीचे की हवाएं ऊपर की तरफ जाना चाहती हैं तो लगातार टक्कर मारी होती हैं। और तेज क्या करती है, अपनी ताकत से छत को उड़ा भी देंगी। इसलिए जिनका मकान छप्पर होता है या टीन की छत होती है, उस टीन की छत के ऊपर कुछ वजन डाल देते हैं, कुछ घर में ईंट बच गई उड़ा दी, कुछ लकड़ बच गए वो टीन की छत के ऊपर डाल दिए, ये छप्पर के ऊपर भी लकड़ डाल देते हैं ऐसे, ताकि जब ऐसे बर्नौली की थ्योरम की वजह से जब कमरे छप्पर के नीचे की हवाएं ऊपर की तरफ उठे, वो इस छत को उठाना चाहें तो वजन उनकी हेल्प करे, वजन की इतना ज्यादा हो कि वो छत ना उठ पाए, तो इसलिए करते हैं वो। तो आंधी तूफानों में मकान की छत उठ जाती है, उसकी वजह किससे समझ सकते हैं, बर्नौली की थ्योरम से। जब तूफान आएगा छत के ऊपर की हवाएं तेज चल रही होंगी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, नीचे हवाएं शांत है तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा, हवाएं जाती है हाई से लो की तरफ को तो अपनी ताकत से छत को उठा देंगी। मेरा तो क्या एग्जांपल आपको समझ में आया कि नहीं आया कि आंधी तूफानों में, हाँ, तो टीन वाली छत उड़ जाती है ना, ये छप्पर किसलिए कहता है कि तूफान में घर से बाहर निकलना चाहिए। देखो बारिश आ रही हो आप घर से निकल जाओ बाहर, फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तूफान भी आ रहा हो तो तूफान पता नहीं कहां से क्या चीज उड़ के आ जाए और एकदम सर पे टकरा जाए, मान लो गली बोलने खड़े तूफान है, किसी छत से ईंट रखी हुई गिर पड़े, तो तूफान में घर से बाहर निकलना चाहिए। तूफान में कोशिश करो भैया कि सेफ जगह पर बैठ जाए। बारिश है तो ठीक है, एंजॉय करो, छत पे चले गए, गली में घूम लिए, तूफान में ना छत पे जाना है ना गली में घूमना है। सौरभ यादव और बजरंगी कह रहे हैं आ गया, ठीक है। इसका एक बार और ये बताइए पूरा वैसे करना बेटा, प्लस खत्म हो जाएगी ना तो पूरा दोबारा सुन लेना। यार ये पता नहीं बच्चों क्या, ये नहीं बोलेंगे इस पॉइंट में दिक्कत है, कहीं पूरा दोबारा से दोबारा पूरा दोबारा सुन लेना मोबाइल में तो क्लास खत्म हो जाएगी। क्या समझ में आती है, पहले बता कि ये समझ में आया मुझे, कुछ बताएंगे हम कि क्या है, पूरा दोबारा बता दो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये अपना बैठे हैं बस खाली तो कमेंट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि जी जब
हवा तेज चलती है, छत के ऊपर लो प्रेशर क्यों बन रहा है, नीचे हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि छत के नीचे हवा शांत है, शांत हवा हाई प्रेशर क्रिएट करती है, और छत के ऊपर अगर हवा तेज चल रही है, तेज चल रही हवा लो प्रेशर क्रिएट करती है ना। अच्छा, अब एक इसमें हम जिस समझ में आने वाला कोई दिक्कत नहीं है, वो इस वाले समझने की कोशिश करना, ठीक है। और आप ना कान खोल के सुना करो, नींद में रहोगे तो दिक्कत आएगी, इस वाला समझ जाओ, ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपसे बताया था कि जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और बहुत तेजी से अगर आपके सामने से कोई ट्रेन गुजरे बहुत तेजी से, तो जब कोई ट्रेन बहुत तेजी से आपके आगे से गुजरेगी तो मैंने कहा था कि अपनी तरफ को खींच लेती है। ऐसा क्यों है, थोड़ा एग्जांपल समझना, बाकी एग्जांपल समझ आ जाएंगे। देखो अभी मान लो कि मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, मेरे शरीर के आगे भी हवा है, पीछे भी है, साइड में भी, सब कुछ सही माहौल है। इनमें से कोई ट्रेन मेरे आगे से गुजरेगी तो मेरे आगे की ट्रेन क्या करेगी, जो ट्रेन मेरे आगे से निकलेगी तो मेरे आसपास जो हवा है इन सारी हवा को खींच के अपने साथ आगे ले जाएगी। अब मेरे आगे एयर के पार्टिकल रहेंगे नहीं, उन्हें खींच के बहुत तेजी से ले गई, तो मेरे आगे के पार्टिकल बहुत तेजी से डिस्प्लेस होंगे, बहुत तेजी से भागेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि चल रही हवा तो लो प्रेशर क्रिएट करती है। जब मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे आगे से ट्रेन गुजरे तो ट्रेन जो गुजरेगी मेरे आसपास का वो खींच के आगे चली जाएगी, मेरे आसपास एयर के पार्टिकल है नहीं तो प्रेशर लो रहेगा, इसलिए लो प्रेशर होता है। तो जब ट्रेन आएगी बहुत तेजी के साथ में तो मेरे आसपास की हवा बहुत स्पीड से खींच के अपने साथ ले जाएगी। तो ट्रेन गुजरी, मेरे आसपास की हवा जो थी आगे वाली हवा उन्हें खींच के अपने साथ ले गई, तो तेज चल रही हवा लो प्रेशर क्रिएट करती है, मेरे शरीर के आगे लो प्रेशर बन गया। लेकिन कमर के पीछे की हवा तो शांत है, और हवा शांत है, नो प्रेशर कैसा होगा, हाई। मैं खड़ा हूं प्लेटफॉर्म पर, जब ट्रेन आगे से गुजरी तो हवा खींच के चली आगे, तो यहां पे हवा तेज चलने से लो प्रेशर बना, लेकिन कमर के पीछे हवा शांत है, हाई प्रेशर है। और आपको पता है कि हवा भागती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो पीछे की हवा क्या करेंगी, तुरंत इस जगह को भरने के लिए आगे आएंगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवा चलेंगी, मेरे कमर के पीछे की हवा मेरे कमर के आगे आने की कोशिश करेंगी, तो साथ में कमर को धक्का लगेगा, तो धक्का लगने से हो सकता है कि मैं ट्रेन चलती ट्रेन पर टकरा जाऊं। इसलिए कहते हैं कि ट्रेन से थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो अगर जो आपके शरीर के आगे वाला हिस्सा है वहां की हवा को खींच के अपने साथ आगे ले जाएगी, बहुत तेज हवा भागेंगे आपके शरीर के आगे, तो लो प्रेशर बन जाएगा। शरीर के पीछे हवा शांत है, हाई प्रेशर है, हवा जाती है हाई से लो की तरफ को, तो जो कमर के पीछे की हवा जब है जब आगे जाना चाहेंगी तो साथ में बीच में आपकी कमर आएगी, टक्कर मारेंगी, तो आप गिर सकते हैं चलती ट्रेन पर। इसलिए कहते हैं कि चलती ट्रेन है उस समय दूर खड़ा होना चाहिए। तो बर्नौली जो थ्योरम है वो बताती है कि जब यहाँ पर भी हवा तेज चल रही हो वहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे हवा धीरे चल रही हो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ये बर्नौली साहब ने बताया, ठीक है। ऐसा समझ सभी को, तो ये हमने तो एग्जांपल समझ भी लिया कि तूफानों में मकान कैसे उठ जाती है, ये ट्रेन अपनी तरफ को कैसे खींचती है, ठीक। एरोप्लेन वाले बता दें, लोग एरोप्लेन वाले देखो, ऐसे तो एग्जांपल आपको समझना चाहिए था। देखो अगर आप कभी प्लेन में गए हो, आप कभी ध्यान से प्लेन के पंख विंग देखना, पंख प्लेन के जो पंख है ना वो थोड़े से हल्के से आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसे एक कर्व शेप में, ऊपर वाला हिस्सा जो कर्व शेप में दिखेगा और नीचे वाला हिस्सा को फ्लैट होगा। ध्यान समझो, आप विंडो साइड में बैठे हो, अपने प्लेन के पंख देखना, ऊपर से कर्व शेप दिखते हैं वो, और नीचे को फ्लैट। गूगल पर भी फोटो डालना एरोप्लेन का तो दिख जाएगा आपको, है ना। अच्छा, अब ये हमारे पास में ये मैंने पंख जो है विंग जो है पार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये जो प्लेन है उसका जो पंख जो होता है उसका ऐसा कर्व शेप में होता है और नीचे वाला को फ्लैट होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो भाई तुम अभिषेक कुमार गुप्ता उल्टा लिख रहे हो, तुम पता नहीं क्या रहे हो, बताया क्या, तुम क्या बता रहे हो, छत के ऊपर हाई प्रेशर क्यों बनता है, छत के ऊपर लो प्रेशर बनता है हवा तेज चलने से, नीचे लो प्रेशर बनता है क्योंकि हवा धीरे धीरे चल रही है। तो पहले तो सही सुनो क्लास में। अभी हमारे पास में ये मैंने एक छोटा सा पार्ट समझाने की कोशिश की प्लेन की, नीचे वाला हिस्सा फ्लैट होता है और ऊपर वाला कर्व शेप में होता है। अब जब आपका प्लेन रनवे के ऊपर भागेगा ना तो क्या होगा, इसके नीचे से भी हवा निकलेंगी, नीचे से भी हवा चलेंगी और ऊपर से भी हवा चलेंगी। अगर देखना जो हवा ऊपर से निकलेंगी बट हमें लंबी दूरी तय करनी है, इस कर्व शेप को पार करके आगे बढ़ना है, और नीचे हवा सीधी जा रही है, तो यहाँ से जो हवा घुसती है वो एक साथ ही यहाँ पर जाकर बाहर निकलती है, एक साथ ही। अब जो नीचे की जो हवा है इन्हें छोटी दूरी तय करनी है, ऊपर वाली जो हवा है इन्हें कर्व शेप लंबी दूरी तय करनी है, तो उतनी समय में जितनी दूरी इन्हें तय करनी है उतनी समय में इन्हें दूरी कम तय करनी नीचे वाली हवा को। लेकिन जो प्लेन के ऊपर हवा गुजरेंगी, जो कर्व शेप से पास करके हवा गुजरेंगी, उन्हें लंबी दूरी तय करनी है, उतनी समय में उन्हें तेज भागना पड़ेगा। नीचे प्लेन रनवे के ऊपर भाग रहा होता है तो प्लेन के ऊपर जो हवा चल रही होती है बहुत स्पीड से भाग रही होती है, जबकि नीचे वाली हवा उतना तेज नहीं चल रही होती, तो प्लेन की शेप ऐसे बनाई जाती है कि प्लेन रनवे के ऊपर भागे तो उसके ऊपर से हवा गुजर रही हो भागते समय, प्लेन बहुत तेज भागता है तो ऊपर हवा बहुत स्पीड से निकलती है, प्लेन को बहुत तेज हवा चल रही होती है, तो ऊपर हवा बहुत तेज चल रही होंगी, तो मैंने आपको बताया कि तेज चल रही हवा तो लो प्रेशर क्रिएट करती है, तो प्लेन के ऊपर हवा बहुत तेज चल रही है तो लो प्रेशर कम दाब का क्षेत्र पैदा होगा, लेकिन प्लेन के नीचे हवा उतना तेज नहीं चल रही है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, उच्च दाब का क्षेत्र। तो प्लेन चल रहा है, ठीक है, ऊपर हवा तेज चल रही है तो लो प्रेशर, नीचे धीरे धीरे चल रही होंगी तो हाई प्रेशर, बस हमारा काम हो गया। अभी मैंने आपको बताया जैसे जब तूफान आता है तो मकान की छत पर हवा तेज चलती है लो प्रेशर बनता है, नीचे कमरे में शांत हवा होती है हाई प्रेशर बनता है। ऐसे प्लेन भाग रहा है तो ऊपर हवा तेज चलती है तो लो प्रेशर बन गया, नीचे हवा शांत होती है तो हाई प्रेशर। तो हमें पता है कि हवा चलती है हाई से लो की तरफ को, तो हवा हाई से लो की तरफ को चलती है तो नीचे प्रेशर हाई ऊपर लो है, तो नीचे की हवा क्या करेंगे ऊपर भागना चाहेंगे, ऊपर की तरफ भागेंगी तो क्या करेंगे बीच में प्लेन आ गया तो प्लेन को धक्का मारेंगे तो उठाने में हेल्प करेंगी, तो जो प्लेन उठता है उसके उठाने में बर्नौली की थ्योरम बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो बर्नौली की थ्योरम कैसे हेल्प कर रही है कि प्लेन की शेप हमने ऐसे बनाई कि जो प्लेन को पूरी स्पीड से भगाया जाए तो उसके ऊपर हवा बहुत तेज चले, नीचे हवा शांत रहे, और ऊपर हवा बहुत तेजी के साथ चल रही होंगी तो ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया, नीचे हवा शांत है तो हाई प्रेशर है, हवा जाती है हाई से लो की तरफ को, तो नीचे की हवा लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेंगी तो बीच में प्लेन आएगा उसको धक्का मारेंगे उसको उठाने में हेल्प करेंगी। तो तूफान मकान की छतें क्यों उठ जाती हैं, ये प्लेन क्यों उठ जा रहा है, ये ट्रेन अपनी तरफ क्यों खींच ले रही है, इन सब बातों को हम किससे समझ सकते हैं, बर्नौली थ्योरम से, बर्नौली की प्रमेय से। अच्छा, ये बड़ा बर्नौली की प्रमेय है, अगर आपने इसे पढ़ा हो किसी बच्चे ने 11वीं क्लास में है, ये बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम कहती है बेटा मान लो कि हमारे पास में एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप में मान लो कि एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई पानी तेल या कोई गैस फ्लो कर रही है, जो फ्लूइड इसके अंदर भाग रहा होगा उसके पास 3 प्रकार की एनर्जी होंगी। देखो एक एनर्जी तो कौन सी होगी, ये जो पाइप है ये कुछ हाइट पे है जमीन से, तो आप सबको पता है कि हाइट की वजह से एनर्जी होती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो पाइप जमीन से कुछ हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो अंदर जो फ्लूइड है, जो तेल है, पानी है, जो भाग रहा होगा तो भाग रही वस्तु के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो अंदर जो फ्लूइड है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उसके पास हाइट के पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी, और एक फ्लूइड होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं तो होती है प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा। तो उन्होंने कहा कि किसी भी पाइप में जब फ्लूइड भाग रहा होता है उसके पास 3 एनर्जी होती है, प्रेशर, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये कि बर्नौली जो थ्योरम है वो एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है कि 3 एनर्जी है, तीनों का योग हमेशा रहेगा कांस्टेंट, और एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी एनर्जी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है। अब जो फ्लूइड भाग रहा है ये कोई एक अकेला ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये कैसे पत्थर भाग रहा हो, ये लिक्विड लगातार बहता जा रहा है, तो मैं करते हैं इसका एकांक आयतन ले लेते हैं, यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन मान लो कि इतना वाला फ्लूइड ले लिया मैंने, एकांक आयतन। तो एकांक आयतन जो है यूनिट वॉल्यूम जो है, इस यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तीनों का योग क्या रहेगा कांस्टेंट। तो बर्नौली की जो थ्योरम है अगर आप इसे थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय। ये कहती है कि भैया मान लो कि एकांक आयतन का यूनिट वॉल्यूम का ये कोई फ्लूइड है, उसके पास 3 एनर्जी होंगी, प्रेशर एनर्जी, एक होगी बेटा इसके पास में क्या काइनेटिक एनर्जी,
आपको ऐसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। ये मैंने m2 लिखा है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं, उसका मास लिख देंगे। यहाँ पे जो मैंने रो लिखा है ना, ये रो का मतलब है मास एकांक आयतन का, ये भी मास ही है। यहाँ m के जगह मैंने रो लिखा है, रो क्या है, इसका मास है एकांक आयतन का, यूनिट वॉल्यूम का, प्लस पोटेंशियल होती है mgh, उसमें लिखेंगे रो gh। इन तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं पहले तीनों का नाम लिख देता हूँ। बर्नौली थ्योरम कहती है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, हिंदी लिखेंगे एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, और एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों का योग नियत रहता है। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों का योग नियत रहता है। तो P है प्रेशर एनर्जी एकांक आयतन की, ये क्या है, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा है, और ये एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा है। तो आप ये कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, m की जगह रो क्यों लिखा है, जो रो है ना, ये भी मास द्रव्यमानी है, पर एकांक आयतन का द्रव्यमान है। तो हम एकांक आयतन के लिख रहे हैं ना, एकांक आयतन का द्रव्यमान है ये रो, ये एकांक आयतन का द्रव्यमान, तो एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, ये एकांक आयतन यूनिट वॉल्यूम की स्थितिज ऊर्जा। हालांकि आपको इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, सीधा रखना कि बर्नौली थ्योरम कहती है कि जब कोई फ्लूइड, कोई द्रव, कोई गैस किसी पाइप में फ्लो कर रही है, उसके पास तीन एनर्जी बनेगी, भागने की वजह से गतिज ऊर्जा, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, और प्रेशर की वजह से प्रेशर एनर्जी। इन तीनों का योग कांस्टेंट होता है। अब एक बात है समझो, अगर हाइट जो है, मान लो कि मैं नेग्लिजिबल ले लूं, मान लो कोई हाइट जो है जमीन से, ये पूरा जो फ्लूइड है वो जमीन पर रखा, मान लो ये पाइप, तो हाइट पर लगभग 0 हो जाएगी, मेरे पास दो ही एनर्जी बचेगी, एक प्रेशर बचेगी और एक बचेगी काइनेटिक एनर्जी। इनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आपको सोचो, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इन दोनों का सम तो कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर बढ़ेगा यानी कि स्पीड घटेगी, यानी कि एनर्जी घटनी चाहिए ना, तो एनर्जी का बढ़ेगी, स्पीड घटेगी। तो मैंने बताया था कि अगर स्पीड कम होगी, हवा धीरे चल रही होगी तो प्रेशर ज्यादा डालेंगे, और मान लो कि प्रेशर कम होगा, इन दोनों का सम तो कांस्टेंट होना चाहिए, कम है तो इसका बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, यानी प्रेशर कम है तो स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर ज्यादा तो स्पीड घटेगी। ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, ये मैंने बर्नौली की थ्योरम से निकाली थी, ये अपने मन से लिखा मैंने कि अगर हवा तेज चल रही होगी तो प्रेशर लो होगा, धीरे चल रही होगी तो ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि बर्नौली की थ्योरम कहती है, बर्नौली की थ्योरम कहती है कि तीनों जो एनर्जी है इनका योग रहता है नियत। अगर मैं हाइट को भी हटा दूं, मान लो कि पाइप जमीन पर रखा है, तो अगर इन दोनों का सम होना चाहिए कांस्टेंट, तो ये वाली एनर्जी बढ़ेगी तो ये वाली घटनी चाहिए, यानी कि प्रेशर बढ़ा होगा तो ये वाला इसका घटेगा, स्पीड घटेगी, तो प्रेशर जब ज्यादा होता है तो स्पीड धीरे चलते हैं, तो प्रेशर एनर्जी घटेगी तो ये वाली बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। कोई बात आपको स्टार्टिंग में लिखा चुका हूं, तो बस आपको यहाँ पर इसलिए मैंने कहानी लिखाई है। एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि बर्नौली की जो थ्योरम है वो किस पे काम करती है। बर्नौली की थ्योरम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि अगर भैया एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्टेंट लिखकर, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हिंदी में लिखेंगे बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा के, बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्नौलीज थ्योरम इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक बात याद रखनी है आप सभी को, एनर्जी कंजर्वेशन क्या रखना है, कितने चल रही हवा लो प्रेशर डालती है, ये बर्नौली की थ्योरम से पता चला, और धीरे चल रही होंगी तो हाई प्रेशर डालेंगी। ठीक है, अरे बात समझ पा रहे सभी है, अरे है ना। आज की क्लास हमने क्या देखा अभी तक कि पास का नियम जो है उसके हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे काम करता है। बर्नौली की थ्योरम के लिए कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखवाए, और ये क्या बता रही है बर्नौली की थ्योरम, ये ध्यान रखना है। और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करती है इक्वेशन है ये इसकी, बर्नौली की थ्योरम की, जो 11वीं क्लास में आपने पढ़ी होगी सभी ने। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बच्चा पूछा, इक्वेशन कंटिन्यूटी कह रही है, मान लो कि यहाँ का एरिया कम है, यहाँ का एरिया ज्यादा है। ठीक है, अब मान ले कि यहाँ से जो बच्चा पूछा है, मान लो यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का A2 है, कंटिन्यूटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, कंटिन्यू करना। तो बच्चा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हिंदी में समझ नहीं आ रहा है। अब ये देखो, अब यहाँ से मान लो कि जो फ्लूइड है ये V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अंदर जा रहा है V1 वेलोसिटी से, यहाँ से निकल रहा है V2 वेलोसिटी से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कह रही है कि जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पे तो फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी, जब बड़ा सा एरिया होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी। यानी होता क्या है कि A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि अगर एरिया कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा तो ये वैल्यू कम होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू आएगी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसकी जरूरत नहीं आपको, है ना। देखो यहाँ कोई आप कोई सीबीएसई का बन निरंतरता, हाँ निरंतरता का समीकरण कह सकते होंगे इसे, अब मुझे हिंदी में कंफर्म नहीं है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये, कंटिन्यूटी, निरंतरता, निरंतरता का समीकरण। अब देखना हिंदी वाले सही कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, एरिया कम तो स्पीड ज्यादा होगी, पाइप के जिस हिस्से में एरिया कम होता है स्पीड ज्यादा होती है, पाइप का ज्यादा मुंह बड़ा होता है उधर निकल रहा है फ्लूइड की स्पीड कम होती है। ठीक है, चलो बाकी भाई कल जो है हम हमारे जो पुराने बैच उनकी लास्ट क्लास है, कल हम विदाई लेंगे, बहुत हमने पढ़ा दिया पुराने बैच वाले बच्चों को। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं है, वो तो जिसने पूछा है सौरभ ने उसके लिए हमने बताया। बाकी बर्नौली की थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करती है, बात आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, तो आज के लिए नहीं, नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।